जय हिंद दोस्तों। आज के बायोलॉजी के मास्टर क्लास की श्रृंखला में हम पढ़ेंगे लसिका परिसंचरण तंत्र के बारे में। समझिएंगे कि लसिका क्या होती है। आपके रियल लाइफ से कनेक्ट करके आज हम आपको लसिका के बारे में समझाएंगे। उससे पहले हम कल के वीडियो का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। हमारा शरीर है, शरीर में रक्त होता है और क्या करता है, रक्त क्या करता है, CO2 और O2 का गैसीय संवहन करता है। ये सभी को पता है। अब रक्त आया अग्र एवं पश्च महाशिरा में, ये देखिए अग्र एवं पश्च महाशिरा में। उसके बाद वहां से आया दायां आलिंद, दायां आलिंद से ट्राइकस्पिड वॉल्व, वहां से दायां नल, फुफ्फुस धमनी, फेफड़े, फुफ्फुसरा। फुफ्फुसरा में होता है रक्त कहता शुद्ध। एकमात्र सिरा है जहां रक्त शुद्ध होता है, वो कौन से सिरा है, फुफ्फुसरा। एकमात्र धमनी जहां अशुद्ध रक्त होता है, फुफ्फुस धमनी अर्थात पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी कह लो या फुफ्फुस कह लो। फुफ्फुसरा से बायां आलिंद से बायां नल, फिर धमनी, और धमनी के माध्यम से फिर रक्त पूरे शरीर में जाता है। वो ऑक्सीकृत रक्त होता है। कैसा, ऑक्सीकृत। और ये ऊपर में जो रक्त है वो कौन सा, अनऑक्सीकृत रक्त। हम दोहरा परिसंचरण तंत्र के बारे में समझाते हैं कि मानव में जो परिसंचरण तंत्र होता है वो दोहरा होता है। कैसे होता है दोहरा, मतलब ऐसे होता है। मानव में कभी भी रक्त, ऑक्सीकृत रक्त और अनऑक्सीकृत रक्त अर्थात O2 युक्त रक्त और O2 विहीन रक्त कभी भी मिलता नहीं है। देखिए समझिए, ये रक्त महाशिरा है, तो ये जो आपको दिखाई देगा ये शुद्ध रक्त है, ये अशुद्ध रक्त है, कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये रक्त महाशिरा है। रक्त महाशिरा दो होती हैं, एक ऊपर के ब्लड की, एक नीचे के ब्लड, हाथ पैर, एक हाथ के कमर के ब्लड की, एक फेस के ब्लड की, कंधों के ब्लड की। तो हमारे शरीर में जो आपका दायां आलिंद है उसमें दो तरीके से रक्त आता है, एक ऊपर से एक नीचे से। तो ये जा रही रक्त महाशिरा, ठीक है। ये देखिए, ये लिखा है अग्र एवं पश्च, ठीक है। अब ये आया दायां आलिंद में, ये है दायां आलिंद। ये जो दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं ट्राइकोस्पिड वॉल्व्स। ट्राइकोस्पिड वॉल्व्स के माध्यम से वो किस में जाएगा, दायां निलय में, ठीक है। और दायां निलय में जाएगा। ये फुफ्फुस धमनी, ये फुफ्फुस धमनी जा रही, इसमें ऐसे समझाया गया आपको। ये फुफ्फुस धमनी जा रही, और फुफ्फुस धमनी कहाँ जाएगी, फुफ्फुस में जाएगी। फुफ्फुस क्या है, फेफड़ा, फेफड़े में चलेगी। और फेफड़े से क्या होगा, ये रक्त जो है ना, इसमें कहाँ निकला, फुफ्फुसरा में निकल गया। यहाँ से रक्त आया और ऐसे निकल गया, ठीक है। और फुफ्फुसरा से क्या, O2 ले लिया, रक्त ऑक्सीकृत हो गया। देखिए ऑक्सीकृत हो गया। ऑक्सीकृत रक्त बायां निलय में आया, और बायां निलय से ये बाइक, देखो इधर था ट्राइकोस्पिड वॉल्व, इधर था बाइकोस्पिड वॉल्व। बाइकोस्पिड वॉल्व के माध्यम से बायां आलिंद में आया। ये बायां आलिंद, यहीं से प्रेशर जनरेट होता है, और इसका जो स्किन्स होता है दाहिने आलिंद की तुलना में 3 गुना ज्यादा मोटा होता है, क्योंकि पूरे शरीर को रक्त देना इसी एक छोटे से पार्ट का काम होता है, और ये शुद्ध रक्त हमारे पूरे शरीर में भेजता है, ठीक है। अब ये बताइए, यहाँ ट्राइकोस्पिड वॉल्व क्यों होता है, यहाँ बाइकोस्पिड वॉल्व क्यों होता है। ट्राई मीन्स 3, बाई मीन्स 2। क्योंकि आपने कभी नदियों में बांध देखा होगा, नदियों में बांध बनाते हैं, वो पानी के प्रेशर को रोकता है। यदि ब्लड के प्रेशर को नहीं रोकेंगे तो इतना ब्लड का यहाँ सप्लाई होगा कि हमारा जो बायां निलय है, यहाँ से पूरे शरीर को रक्त सप्लाई होना, वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएगा और हार्ट फेल्यूर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धमनी O2 ले जाती, सिरा CO2 ले जाती, सबको पता है। अब बाद में पल्मोनरी है, ठीक है, ये फुफ्फुस जो है। अब मानव के अंतर्गत दोहरा रक्त परिसंचरण आपको बताया है कैसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब O2 युक्त प्लस O2 रहता रक्त हृदय तथा रक्त वाहिनियों में कभी नहीं मिलता, हमेशा पृथक रहता है। देखो ठीक है, आपको समझा ही दिया। रक्त शरीर में एक चक्र पूरा करने में हृदय में 2 बार गुजरता है, जैसे कि बताया, पहले तो फेफड़े में और फिर फेफड़े के बाद बायां निलय के माध्यम से पूरे शरीर में, ठीक है। पहली बार शरीर का समस्त रक्त दाहिने आलिंद तथा निलय में होकर फेफड़े में जाता है, तथा दूसरी बार फेफड़ों से फुफ्फुसराओं तथा शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में, फिर बाएं निलय से, और यहाँ से एक महाधमनी द्वारा समस्त शरीर में जाता है। महाधमनी जो होती है एरोटा बोलते हैं इसे,
इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रसंचरण चक्र पूरा होने में रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। इसी को दोहरा रक्त प्रसंचरण तंत्र कहते हैं। हालांकि इसे हमने पिछले वीडियो में डिटेल से समझाया है, यहाँ बस एक रिवीजन मात्र था। अब समझते हैं लसिका के बारे में। लसिका क्या है? लसिका एक रंगहीन द्रव्य है जो पूरे लसिका तंत्र में, आप लोग तो ऐसे डर रहे हैं जैसे कि आपने कभी लसिका नहीं देखी हो। आपके जो मवाद आती है वो क्या है? वो लसिका का ही एक पार्ट है। जब कोई हमें मधुमक्खी या बर्रैया काट लेता तो जो सूजन आती है वो क्यों आती है? वो भी लसिका के कारण ही है। ठीक है, लसिका प्रसंचरण को हम समझ लेते हैं। यह कैसा है? रंगहीन है, मतलब कोई रंग नहीं होता। मवाद का क्या रंग होता है? रंगहीन टाइप होता है, पारदर्शी होती है। अर्थात लूसेंट, सबने पढ़ा होगा। लूसेंट का शाब्दिक अर्थ समझना क्या है हिंदी में? पारदर्शी होती है। इसमें क्या होता है? पानी, प्रोटीन, लिपिड और WBC। और WBC में खासकर इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं। क्या? लिम्फोसाइट्स। T लिम्फोसाइट तो सभी ने सुना होगा, इसके अलावा B लिम्फोसाइट भी होता है। आप ऐसे समझिए, लसिका क्या होता है? शरीर का एक सुरक्षा नेटवर्क होता है। और ये लाल कलर का नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें RBC नहीं पाए जाते हैं। आप समझ गए होंगे इतना। अब इसका कार्य देखते हैं कि लसिका का कार्य क्या है। यह रोगाणुओं से हमारी रक्षा करता है, विषैले पदार्थ और अपशिष्टों को दूर करता है, फैट का अवशोषण करता है। बताइए, लसिका फैट का भी अवशोषण कर रही है? आप तो कंफ्यूज हो गए। और ये फ्लूइड बैलेंस करता है। फ्लूइड क्या है? जो हमारे शरीर में क्या होता है, जो एक चिकनापन होता है, वो बैलेंस करना इसी का काम होता है। लसिका हमारे शरीर में बहुत अलग अलग जगह। अच्छा ये बताइए, लसिका कहाँ कहाँ पाई जाती है? बताइए। लसिका प्रसंचरण प्रणाली, ये देखिए, ये देखो, ये लसिका, लसिका वाहिका और लसिका गांठे समझते हैं। ये चित्र आप देख रहे हो। अच्छा, गले में सूजन तो सभी, टॉन्सिल तो सभी के सूजे होंगे। जब टॉन्सिल सूज जाते हैं, गले में एक सूजन आ जाती है, इसी की वजह से होता है। ये थोरेसिक डक्ट है। आंत से जो फैट का अवशोषण करते हैं वो थोरेसिक डक्ट में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? थोरेसिक डक्ट में। यहाँ तुमने फैट का अवशोषण कर लिया, थोरेसिक डक्ट में आया। थोरेसिक डक्ट के माध्यम से हमारे ब्लड में जाता है, और वो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में आने जाने का काम करता है। अच्छा, आपको एक समझाते, जब हम ब्लड बता रहे थे तो आपको बताया था कि हमारा एक घर, हमारा शरीर एक शहर की तरह है। उसमें कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं जो अच्छा खाना पीने का चीज़ें लाती हैं, और कुछ पोषक मतलब बेकार खाना को ले जाती हैं। ये लसिका क्या है? ये मेनली हमारी बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र है। आप किसी सिटी में गए होंगे तो आपने उसमें पुलिस चेक पोस्ट जरूर देखी होगी। ये पुलिस चेक पोस्ट की तरह काम करती हैं। आप बस इसमें ये ध्यान रखिए कौन सी लसिका कहाँ पाई जाती है। ये देखिए, ये टॉन्सिल्स जैसे हैं। टॉन्सिल्स में क्या है? आप लोगों को सर्दी जुकाम तो हुआ होगा, तो हमारे मुंह से और नाक से जाने वाले बैक्टीरिया से कौन लड़ता है? ये टॉन्सिल्स। ठीक है, उसके बाद थाइमस ग्लैंड को देखते हैं। ये जो है थाइमस ग्लैंड, ये वाला, एक सेकेंड, हाँ, ये थाइमस ग्लैंड। ये क्या होता है? बच्चों में तो बड़ा होता है, बड़ों में छोटा होता है, मतलब बड़ों में धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। ये शरीर का एक, समझ लीजिए, जो भी प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं उन सबको ट्रेनिंग देने का काम करता है, एक ट्रेनिंग सेंटर की तरह। और जो टी लिम्फोसाइट्स के बारे में आपने सुना होगा, कैंसर के बारे में सुना होगा, तो टी लिम्फोसाइट्स के बारे में भी आप लोगों ने जरूर सुना होगा। उनका ट्रेनिंग यही होता है। ठीक है, और कुछ नेचुरल किलर सेल भी होती है जिन्हें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होता। जैसे मान लो पुलिस है, आर्मी है, इसे ट्रेन किया जाता है।
लेकिन बड़े 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 गुंडे मवाली उन्हें कौन ट्रेंड करता है, वो अपने आप ही नेचुरल किलर की तरह ट्रेंड हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये लिम्फेटिक मेमोरी ग्लैंड्स देखो कहाँ पे, ये देखिए लिम्फेटिक मेमोरी ग्लैंड्स। आपने कई लोगों को सुना होगा स्तन में कैंसर हो जा रहा है, खासकर महिलाओं में, वो इन्हीं में होता है। हालांकि ये बहुत कोशिश करती है, स्वेलिंग वगैरह आती है, जो किसी के ब्रेस्ट में बहुत दर्द होता है वो इसी के कारण है, लिम्फेटिक मेमोरी ग्लैंड के बारे में। अब इसमें एक थोरेसिक डक्ट के बारे में तो आपको बताया ही है। ये आंत से जो आता है फैट, और फैट को पूरे शरीर में भेजती है। आपको एक एमसीक्यू यहाँ से बनेगा, सबसे बड़ी लसका ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थोरेसिक डक्ट की है। ठीक है, थोरेसिक डक्ट सबसे बड़ी ग्रंथि, क्वेश्चन बन सकता है। ये आंत की जो सिस्टर्नल कायली है वहां से शुरू हो रही है और सब क्लाइबन बीन्स तक जाती है। और ये कितना सबसे बड़ी तो है, शरीर के लगभग 75% लसका का जो हिस्सा है उसको ब्लड में भेजने का काम इसी को यही करती है। ठीक है, इसलिए सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ा काम कर रही है वो सबसे बड़ी होगी। अब नीचे आ जाइए कमर के साइड में। अब हम पेल्विक लिम्फ नोड्स होती हैं, जैसे पेल्विक लिम्फ नोड, ये वाली पेल्विक लिम्फ नोड, ये क्या करती हैं? जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको लसका देती है। ठीक है, या स्प्लीन, पिलिया के बारे में देखते हैं। ये जो है ना आरबीसी का कब्रिस्तान ऐसे बोलते हैं पिलिया को। अच्छा, पिलिया हमारे पेट के बाएं हिस्से में होता है कि दाएं हिस्से में, बताइए? इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। यहाँ डब्ल्यूबीसी और एंटीबॉडी भी बनते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी तो सभी लोग जानते हो, जो वैक्सीन लिया होगा वो क्या बना रही है? एंटीबॉडी तो बना रहा है हमारे शरीर में। ठीक है, ये जो है ना, ये बाएं पेट में पाया जाता है। आपसे अभी क्वेश्चन किया था। ठीक है, बता, बाएं पेट में। ये वैसे भी कोई समझदार आदमी होगा तो शीशे की तरह मुंह खड़ा करके देख लेगा ये कौन सा है हमारा बायां पेट है। ठीक है, अब आसान तरीके से आपको बता देते हैं। इन्फेक्शन आया, ठीक है, तो उसके पास की जो लिम्फ नोड्स होगी, जो भी लिम्फ नोड्स होगी ऊपर, जैसे इतनी लिम्फ नोड्स हैं, तो इन्फेक्शन आया, उसके पास की जो भी लिम्फ नोड्स होगी वो एक्टिव हो जाएगी और वो डब्ल्यूबीसी को एक्टिवेट कर देगी। हमने कहा था ना, किसी को इन्फेक्शन होना तो बोलना कि भाई चिंता मत कर, तुम्हारा डब्ल्यूबीसी आ रहा है, पिछले वीडियो में समझाएंगे। और डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट, इन्फेक्शन खत्म। समझ गए आप लोग? फैट कैसे हमारे आंतों में ऑब्जर्व कौन करता है? सिस्टर्नल कायली के माध्यम से थोरेसिक डक्ट में, वहां से पूरे ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो कितना होता है? लगभग 75% के आसपास यहीं से होता है। अगर आपके थोरेसिक डक्ट में कोई इंजरी हो जाए तब हमारा शरीर में पूरा रेयर कंडीशन उत्पन्न हो जाएगा। लिम्फ नोड्स जो हैं, जैसे ये लिम्फ नोड्स जो हैं, उनमें यदि स्वेलिंग हो जाए तो ये समझ लीजिए ये कोई बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकते हैं, जैसे टीबी, कैंसर, एचआईवी। ठीक है, और कोई सामान्य इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब हम व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में समझ लेते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, ये तो सभी जानते हैं। अब डब्ल्यूबीसी तेरे कितने रूप अभी हम बता देते हैं। एक ग्रेनुलाइट्स, दूसरा अग्रेनुलाइट्स। ग्रेनुलाइट्स का मतलब ग्रेन से समझिए। ग्रेन क्या था? आपने कभी चावल का दाना या गेहूं का दाना होगा देखा होगा, तो ग्रेन बोलते हैं। वैसे ये ग्रेनुलाइट्स है। दानेदार जो डब्ल्यूबीसी होती है उसे ग्रेनुलाइट्स बोलते हैं। इसमें 3 होती हैं, एक न्यूट्रोफिल, दूसरा इओसिनोफिल्स, तीसरा बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो है ना, ये वाला आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा कैसी है।
ये हमारी पूरी जो WBC है उसका 60 से 65% न्यूट्रोफिल्स ही होती है। और जो शरीर में जो मवाद निकलती है, जब कोई आपको कहीं चोट लग जाए, कुछ मवाद जो निकलती है बनती है, उसमें अधिकतर हिस्सा न्यूट्रोफिल्स का ही होता है। और जायज़ भी है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स WBC का कितना हिस्सा होता है, 60 से 65%। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि WBC के ऐसे पार्ट दे देगा, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स या बेसोफिल्स, इनमें सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, मवाद से आप इसे याद रख सकते हैं। दूसरा है इओसिनोफिल्स। अच्छा, न्यूट्रोफिल्स का कार्य क्या होता है? ये देखिए, ये क्या करता है, बैक्टीरिया को और जो डेड सेल्स होते हैं हमारे शरीर में, कितना 37 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, और उनमें से कुछ कोशिकाएं, मतलब करोड़ों, मतलब हजार लाखों कोशिकाएं डेली मर रही हैं, डेली जन्म ले रही हैं। तो जो मर जाती हैं उनको कौन ख़त्म करता है? यही न्यूट्रोफिल्स। इसलिए ये सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका काम बहुत बड़ा है और ये हमारे शरीर की फर्स्ट लाइन डिफेंस की तरह काम करता है। सबसे पहले, जैसे आपको कहीं भी चोट लगे, तुरंत सूजन आएगी, मवाद आ जाएगी। कहीं भी झगड़ा होगा, फर्स्ट लाइन डिफेंस में कौन जाता है? पुलिस जाती है। तो इसे हमारे शरीर की पुलिस की तरह ये काम करती है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। दूसरा इओसिनोफिल्स। ये जो है मात्र हमारे शरीर का 2 से 4% ही पाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति है उसमें, जैसे रात में कहीं हम देखते हैं हमें कोई कीड़ा फड़ गया, कीड़ा फड़ जाता है ना हम लोगों को, अगर कीड़ा फड़ जाने की वजह से कोई संक्रमण हो जाता है बॉम्ब्स की वजह से, या एलर्जी हो जाती है, उस व्यक्ति का आप ब्लड चेकअप करा देना, उसमें इओसिनोफिल्स की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। आप कन्फ्यूज मत होना, सोचना इसमें इओसिनोफिल्स काउंट का काउंट ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इसमें कोई कीड़े का इन्फेक्शन है। और किस में बढ़ सकती है? कोई अस्थमा पेशेंट है उसमें भी बढ़ सकती है। चीज़ें याद करने का एक तरीका भी है, गांव देहात में या आस पड़ोस में कोई अस्थमा पेशेंट्स हो, उसे देख के हमेशा एक ही बात सोचा करो कि इससे इओसिनोफिल्स, इसकी काउंट जरूर बड़ी होगी। ठीक है, तो आपको चीज़ें याद रखेंगी। आप व्यक्ति से चीज़ें याद करना सीखो। हमारे 100 करोड़ की आबादी का फ़ायदा तभी तो उठाओ भाई। ठीक है, स्किन एलर्जी में, मतलब मेला एलर्जी में देखती हैं। ठीक, अब बेसोफिल्स को समझते हैं। ये कितना, आप चलो इसे मोटा मोटी मान लीजिए 60% से ऊपर, ये 2 से 4% होते हैं। इनका कोई बताओ भैया ये कितना होता है बेसोफिल्स? हम तब तक बताना, हम तब तक इसे समझा देते हैं ये क्या करते हैं। बेसोफिल्स जो हैं वो हिस्टामिन और हेपेरिन को रिलीज करती हैं। हेपेरिन प्रोटीन सुना है? जो हमारी ब्लड क्लोटिंग होती है उसके लिए फाइब्रिनोजन प्रोटीन जिम्मेदार होती है। जो हमारे शरीर, जैसे कभी भी आप गिर जाओ, छिल जाओ, तो आपके ब्लड आने लगता है, तो वहाँ धीरे धीरे वो जम जाता है, वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन की वजह से होता है। अब जब बताइए, जब ब्लड में जमने का इतना गुण है तो हमारी कहीं रक्त कोशिकाओं में जम जाएगा तो हमारा हृदय पंप कैसे करेगा भाई? जम कैसे जाएगा? हेपेरिन लाठी लिए खड़ा रहता है, तुम जम के दिखाओ। शरीर के अंदर कौन है जो लाठी लेकर खड़ा रहता है फाइब्रिनोजन के अपोजिट में? हेपेरिन। कौन है हेपेरिन? ये कभी भी शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता। तो एक तो हो गया हेपेरिन प्रोटीन, बेसोफिल्स में होता है। दूसरा हिस्टामिन होता है। हिस्टामिन कैसे? जो हमारे शरीर में सूजन जो होती है वो इसी के कारण होती है। और जैसे कई एलर्जी हो या कीला कांचला या जो भी हो जाए, आपके शरीर में कहीं खुजली होने लगी। खुजली क्यों होती है? पहले तो ये सूजन आती है कि ब्लड वेसल्स को फैला देता है हिस्टामिन प्रोटीन। आपके शरीर में ब्लड बोल, मतलब जहाँ चोट लगी है वहाँ 1000 ब्लड वेसल्स हैं मान लो, ये इसे इतना फैला देगा कि 10,000 ब्लड वेसल्स की तरह काम करेगा, तो अब वो आपका अंग सूज जाएगा। पहले कभी कभी बर्रइये काट लेता था, ततैये काट लेता है मधुमक्खी, तो लोगों को चेहरे ऐसे फूल जाते हैं। हाथ पे काट लेगा तो हाथ के बाइसेप्स इतने मोटे हो जाएंगे, लगेगा कि भाई खली है। वो खली नहीं होता है, उसका ब्लड वेसल्स फैला दिया जाता है। ठीक है। और क्या है? धीरे धीरे दर्द पैदा करता है। ये क्या है? हमारे शरीर का एक प्रतिरक्षा तंत्र है। कहीं भी लड़ाई झगड़ा होता है तो हमारा फोर्स जाता है, तो एक छावनी बना दिया जाता है कि पब्लिक आएगी जाएगी नहीं, नक्सल का खतरा है, ये सब बना देता है ना। वैसे शरीर में भी सुरक्षा तंत्र के रूप में एक काम कर रहे हैं बेसोफिल्स।
अच्छा बताओ, कमेंट में बताओ कितना होता है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी का आधा से 1% होता है। जिन लोगों में हाल ही में बढ़ रही है काटा, उनमें 1% 1.5% मिलेगा। जिनमें नहीं काटा है सामान्य, उनमें ½ % ही होगा। ठीक है। बेसोफिल्स एक्टिव कब होता है? जब हमें कोई चोट लग जाती है। जैसे खुजली भी है, खुजली की जो दवा देते हैं वो क्या करती है, वो बेसोफिल्स को अनएक्टिव कर देती है। बेसोफिल्स अनएक्टिव हो जाएगा तो उसकी आर्मी वहां से चली जाएगी, आपको खुजली नहीं मचेगी, फिर धीरे धीरे ठीक होता रहता है। आप ग्रेनुलेट्स दानेदार में समझ गए होंगे। ठीक है। अब इसे कैसे याद रखना, इसे ऐसे याद रखना, बैगन, BEGN, बेसोफिल, योसिनोफिल्स, फिर ग्रेनुलेट्स और ये न्यूट्रोफिल्स। एन को इसलिए जी के नीचे क्योंकि जी का मेनली पार्ट तो एन ही है, इसलिए बैगन से याद रखिए, BEGN। ठीक है। अब अग्रेनुलोसाइट्स में समझते हैं। ये तो दानेदार की बात हुई, ये बिना दानेदार होती है। ये लिम्फोसाइट्स है, ये मोनोसाइट्स है। लिम्फोसाइट्स को जरूर किसी ने सुना होगा। ये देखिए, ये प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं, लेकिन ये प्रतिरक्षा का कार्य तो वो भी कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसी का हर पार्ट कर रहा है, लेकिन ये टारगेटेड करते हैं। जैसे ये टी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये कैंसर सेल्स के खिलाफ बहुत टारगेटेड काम करता है। और ये कहाँ ट्रेंड होता है, ये क्या बताया था आपको, हाँ, थायमीन ग्रंथि इसे ट्रेंड करती है। बचपन से ही ट्रेनिंग इसकी चालू हो जाती है। जैसे कि लड़कों की ट्रेनिंग एनसीसी में होती है, वैसे थाइमस ग्लैंड टी लिम्फोसाइट्स की ट्रेनिंग चालू कर देती है। कोरोना की वैक्सीन सभी ने लिया होगा। कोरोना की वैक्सीन की कभी भी बात आए तो बोलना कि वो हमारी बी लिम्फोसाइट्स पर्याप्त एंटीबॉडी बना चुकी है, अब हम कोरोना से डरने वाले नहीं। कौन सी बी लिम्फोसाइट्स? आप एंटीबॉडी लिखो, एंटी बॉडी, बॉडी का पहला शब्द कौन सा होता है? बी, तो बी से याद रखिए बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है। इसमें एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है। क्या? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अच्छा, तीसरी हमने बात की थी कि ये लोग तो भाई ट्रेनिंग वाले बंदे हैं, कोई एनसीसी किया है, कोई बिहार पुलिस अकादमी राजगीर से ट्रेनिंग कर रहा है। कुछ तो होते हैं नेचुरल किलर, नेचुरल किलर, इन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए होता। ये खुद से ही इतने खतरनाक होते हैं कि एक आध दो कोशिका को और बैक्टीरिया को मार के खा जाते हैं, इनका कोई टेंशन नहीं, नेचुरल किलर। ठीक है। जब वैक्सीनेशन से जो इम्यूनिटी बनती है वो क्या है? वो लिम्फोसाइट्स की वजह से होती है। ठीक है। और नेचुरल किलर्स जो होते हैं उन्हें कोई किसी की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही मारने में सक्षम होते हैं। ये हो गया लिम्फोसाइट्स। अब अग्रेनुलेट्स का दूसरा रूप है मोनोसाइट। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब याद करा दूंगा, एक ट्रिक दूंगा आपको, सब याद हो जाएंगे। ठीक है। नाम रटने की जरूरत नहीं है, रटा देंगे हम खुद में खुद। दूसरा है मोनोसाइट। ये कितना होता है? ये डब्ल्यूबीसी का ये 5 नंबर पे है तो 5% मान के चलो। ठीक है, 5% के आसपास होता है। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में कहाँ पाए जाते हैं? ये पूरे शरीर के खून है जो हमारा ब्लड, उसमें घूमते रहते हैं, और ये गलती से किसी टिश्यू में प्रवेश कर जाते हैं तो वहाँ के मैक्रोफेज हो जाते हैं। मैक्रोफेज, मैक्रो मतलब बड़े बड़े स्तर के फेज, बड़े स्तर की साफ सफाई करते हैं। इन्हें जहाँ भी जर्म्स मिलेंगे, डेड सेल्स मिलेंगे, सबको खा जाएंगे मोनोसाइट्स। ठीक है। ये मैक्रोफेजेज होते हैं, और ये खासकर फाइट करते हैं ऑल बैक्टीरिया और वायरस और फंगी के खिलाफ। बैक्टीरिया और वायरस और फंगी पे टारगेटेड अटैक करते हैं। किसी भी ऊतक में कोई भी वायरस मिल गया उसके खिलाफ ये तुरंत आक्रमण करते हैं। कोई भी कवक मिल गया उसके खिलाफ, बैक्टीरिया मिल गया उसके खिलाफ। तो आज हम लोगों ने पहले पढ़ा होगा बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, बैक्टीरिया जनित रोग, वायरस जनित रोग, फंगी जनित रोग, हम पढ़ते हैं। उन जनित रोगों को सबको पेलने का काम अकेले मोनोसाइट्स करता है, और ढूंढ ढूंढ के सबको पीटता है। किसी ऊतक में घुसेगा और उसे उठा के कचरा गाड़ी में फेंक के शहर के बाहर डाल आएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे, टेंशन मत लीजिए, याद करा देते हैं। देखिए, इतना कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया। चीजें कितनी थी? चीजें 3 तो ये थी, 2 ये थी, 5 और 3 ये थी। 8 चीजों के बारे में आपको बताया ना।
एक ट्रिक से इसको क्रमागत याद रख लीजिए। क्रमागत याद कराने का तरीका, पहले 3 ग्रेनुलाइट्स का, दूसरा 2 अग्रेनुलाइट्स का होगा। अब इसमें आपको ध्यान रखना, जो साइट्स है वो अग्रेनुलाइट्स है, जो फिल है वो ग्रेनुलाइट्स। ये फिल है, फिल है, फिल है, ये साइट है, साइट। साइट तो मतलब कोशिका के लिए साइटोसिस वगैरह, साइट से आप समझते हैं। तो लिखिए आप, मैं जो बोलूँ वो आप अपने नोट्स में लिख लेना। नेबर लेट मंकीज, इतना लिखिएगा। नेबर लेट मंकीज ईट बनानाज, ईट बनानाज, ठीक है, लिख लिया। नेबर लेट मंकीज ईट बनानाज, ठीक है। नेबर के एन के सामने लिखो न्यूट्रोफिल, और लेट के एल के सामने लिखो लिम्फोसाइट्स, एम के सामने लिखो, मंकीज के एम के सामने लिखो मोनोसाइट्स, और ईट के ई के सामने लिखो इओसिनोफिल्स। कौन सा फिल्स? इओसिनोफिल्स। और बी के सामने लिखो, बनानाज के सामने लिखो बेसोफिल्स। तो ये WBC का पार्ट है। अब आप ल्यूकोसाइट और उसमें जो वहाँ का इरिथ्रोसाइट से कंफ्यूज नहीं हो जाना, इरिथ्रोसाइट से, वो ब्लड का पार्ट था। हालांकि हम एक 5 मिनट का वीडियो डाल के इन सब में अंतर आपको समझा देंगे बाद में, अभी नहीं। अभी समझा देंगे तो आप फिर से वैसे ही भूल जाएंगे। हर चीज़ को 3 से 4 दिन के अंतराल पे आपको दिमाग में किक करना चाहिए, तो हम बता देंगे आपको। 5 मिनट का एक वीडियो डालेंगे, और ये ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इनमें क्या अंतर होता है। देखो, इरिथ्रो शब्द लाल रंग का सूचक होता है, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। आप देखिए इनका क्या काम होता है, वो भी हम 2 मिनट में आपको समझाते हैं। न्यूट्रोफिल है, ये पुलिस कांस्टेबल की तरह होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन डिफेंस इन्हीं की होती है, आप समझ गए। दूसरा आते हैं इओसिनोफिल्स। ये क्या करता है? ये एंटी पैरासाइट्स डॉक्टर है। पैरासाइट्स के खिलाफ कौन काम करता है? ये वाला। इनका चित्र से ध्यान रखिए आप, इनका चित्र हम बड़ा कर देते हैं। आप इनका चित्र स्क्रीनशॉट लेना, चित्र देखना। ऐसा चित्र किसके लिए काम में आएगा? पैरासाइट्स के लिए, ठीक है, ये वाला। और बेसोफिल्स क्या करता है? ये एक तरीके से समझिए फायर अलार्म है, जो हमारी एलर्जी को ट्रिगर करता है। जिससे किसी भी एलर्जी होगा ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये फायर अलार्म की तरह काम करता है। आजकल युद्ध जो हो रहा है इजराइल वगैरह में, जो सायरन वगैरह बजता है, वैसे ही एलर्जी के खिलाफ ये सायरन बजाना चालू कर देता है। लिम्फोसाइट समझ लीजिए। लिम्फोसाइट ये तो है टारगेटेड, अर्थात स्पेशल कमांडो की तरह काम करते हैं। स्पेसिफिक टारगेट होते हैं इनके, जैसे कैंसर सेल्स को मार देगा, ये एंटीबॉडी बनाएगा बी लिम्फोसाइट्स। और ये नेचुरल किलर है, ऐसी किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, अकेले ही कांड करने में सक्षम है, ठीक है। तो 3 पार्ट, बी, टी और नेचुरल किलर। 5वां है जैसे मोनोसाइट्स। ये ऐसा होता है जिस भी ऊतक में घुस जाएगा उसका पूरा साफ सफाई कर देगा। इसे आप समझिए सफाई वाला है बॉडी का। ये गार्बेज और जम्स की सफाई करता है, और खासकर किसकी? वही जो बैक्टीरिया जनित बीमारी होती है, वायरस जनित होती है, फंगी जनित, कवक जनित बीमारी होती है, उनमें सब में ये मोनोसाइट्स काम करता है। उम्मीद है आपने सब पढ़ लिया है। हमने 2 मिनट में आपको याद करा दिया, ठीक है। और हालांकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है चीज़ों को परमानेंट मेमोरी में याद रखने के लिए। धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको सफलता जरूर मिले, सरकारी नौकरी जरूर मिले। आपको अगर कोई सुझाव देना हो तो कमेंट में दीजिए, हम आगे से काम करेंगे उस पर। धन्यवाद।